सभी को नमस्कार। मित्रों, आज आप सभी को दशहरा पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय जो नागपुर में है, और दशहरा के दिन ही संघ की स्थापना हुई थी। और इसी के क्रम में वहाँ से पूज्य सरसंघ चालक जी का एक उद्बोधन होता है हर दशहरा पर, जो आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ष भर की एक जो कार्य पद्धति है, विचार दर्शन है संघ का, उसको हम उस भाषण के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो गत वर्ष रहा और जो अगला वर्ष रहा उसमें जो एक विचार प्रक्रिया होगी वो कैसी रहेगी। और उसी क्रम में आज संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया और अपने उस उद्बोधन में वर्तमान में जो पूज्य सरसंघ चालक जी हैं श्री मोहन भागवत जी, उन्होंने आज अपना एक बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया, जिसको हमें बड़ी गहराई से समझने की आवश्यकता है कि वो क्या है, क्या संघ का विचार दर्शन है, क्या आगामी जो कार्य प्रणाली है उसके लिए क्या सोच और समझ रहा है संघ। तो इसी के विषय पर आज मैंने अपना ये वीडियो रखा है, जिसे आपको अवश्य ही अंत तक सुनना चाहिए। और इससे संघ की जो विचार पद्धति है वर्तमान में, जो एक समसामयिक दौर में, वह आपको समझने की जो है सोचने विचारने का एक अवसर मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, मेरा आग्रह है आपसे कि इस वीडियो को अवश्य देखें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि मैं तमाम समसामयिक मुद्दों पर, लोक नीतियों पर अपने जो वीडियो है समय समय पर लाता रहता हूं। तो मित्रों, शुरू करता हूं आज का जो ये उद्बोधन था, उसमें क्या मूलतः विषय थे माननीय सरसंघ चालक जी के, उस पर। तो मैं इस पूरे जो उनका उद्बोधन था, जो 1 घंटे से अधिक का था, उसको जो कंक्लूड करता हूं, तो मैंने देखा कि उन्होंने जो अपनी पूरी बात रही उसको जो है कंक्लूड इस तरह से करूंगा कि उन्होंने ये कहा कि नागरिक चरित्र से ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होगा। तो जब भारत का नागरिक चरित्रवान होगा, मूल्यों का उसके अंदर विस्तार होगा, तभी जो है भारत एक राष्ट्र के रूप में उसका जो चरित्र है वो निखरेगा। और हम जिस प्रकार से अभी हमारी जो प्रगति हो रही है उसमें चार चांद लग जाएगी और विश्व कल्याण, परम कल्याण की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने जो नागरिक चरित्र की बात की, उसमें उन्होंने ये कहा कि किसी भी नागरिक को, समाज को केवल बल की ही उपासना नहीं करनी चाहिए। यानी जैसे आज फिर उन्होंने ये कॉन्टेक्स्ट दिया कि इस तरह से दुनिया में बहुत सारी अशांति है, बल का प्रदर्शन करने में दुनिया और अशांति की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो हमें बल के साथ साथ शील की भी उपासना करनी होगी। और इसलिए बल के साथ जब हम शील की उपासना करेंगे तभी एक अच्छा राष्ट्र निर्माण सुनिश्चित हो सकेगा। तो मूलतः नागरिक चरित्र से ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होगा, और नागरिक चरित्र का निर्माण तब होगा जब बल के साथ हम शील, नैतिकता आदि विषयों का भी समान रूप से अनुशीलन करें। तो मित्रों, इसी विषय पर आज उनका उद्बोधन था। और आज विजयादशमी का जो उद्बोधन था वह भारतीय समाज और राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश था, मैं ऐसा मानता हूं। एक मजबूत नागरिक चरित्र से ही एक मजबूत राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। और इसी वजह से उन्होंने अपने वक्तव्य में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समसामयिक संदर्भों के माध्यम से समाज और राष्ट्र के उत्थान में नागरिकों के कर्तव्य पर जोर दिया। उन्होंने संवैधानिक अनुशासन के साथ मन, कर्म और वचन के विवेक पर ध्यान देते हुए बल के साथ शील की उपासना से राष्ट्र निर्माण पर जोर देने की बात कही। उनके वक्तव्य का जो मर्म था वो यही था कि हमारी सामूहिक शक्ति ही हमें वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। हमें मिलकर सुख, शांति और सद्भावना के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि भारत को ऐसा राष्ट्र बना सकें जो न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। और आइए हम देखते हैं कि क्या क्या विषय उन्होंने अपने भाषण में रखा और उनके क्या निहितार्थ थे। जैसे कि उन्होंने
जो प्रारंभ में भाषण के अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखा, भारतीय संस्कृति और उनके महान विभूतियों का स्मरण किया उन्होंने। और मोहन भागवत जी ने महारानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी और भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का स्मरण करते हुए बताया कि ये विभूतियां हमारे समाज और राष्ट्र के लिए आदर्श हैं। इन महापुरुषों ने जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से देश और समाज के लिए काम किया और अपने जीवन के माध्यम से समाज को नई दिशा दी, उनका जीवन आदर्श और निष्ठा का प्रतीक था, जिसने भारतीय समाज को एकता, साहस, निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया। और ये महापुरुष व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र के उन्नयन का प्रतीक है और हमें उनसे प्रेरणा लेकर अपने समाज और देश को मजबूत बनाना होगा। दूसरा जो अगला बिंदु था उनका, वो ये था कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता क्यों है। उनके भाषण का एक बहुत ही अहम पहलू था जिस पर उन्होंने बहुत अधिक फोकस किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि एक राष्ट्र का वैभव और शक्ति उनके नागरिकों के चारित्रिक गुणों पर निर्भर करता है। जो समाज अपने नागरिकों में निष्ठा, साहस, सत्यनिष्ठा के गुणों को विकसित करता है, वह ही सशक्त और समर्थ बनता है। उन्होंने भारतीय समाज में इन गुणों का और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वे मानते हैं कि जब तक समाज में चारित्रिक बल नहीं होगा तब तक राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है। और यही कारण है कि उन्होंने समाज के हर क्षेत्र में ऐसे गुणों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। क्योंकि यदि आप आज के समय में देखें तो तमाम दुनिया के ऐसे देश हैं जिनके पास बहुत अधिक शक्ति हो गई, न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास हो चुके हैं, लेकिन उनके पास चरित्र का बल नहीं है और इसीलिए वो घोर विफल राष्ट्र होने की तरफ अग्रसर है, जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। इसके अलावा अगला जो बिंदु उन्होंने दिया वो है विज्ञान प्रगति के साथ साथ नैतिक प्रगति की भी आवश्यकता। भागवत जी ने भारतीय समाज और राष्ट्र की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में प्रगति का भी उल्लेख करते हुए कहा कि भारत टेक्नोलॉजी, इसकी शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह प्रगति हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल होने, समझदार होने और जो हम नवोन्मेषी प्रवृत्ति है उसी का परिणाम है। लेकिन उन्होंने यह भी चिताया कि प्रगति का मार्ग चुनौतियों से भरा होता है, इसीलिए हमें न केवल भौतिक दृष्टि से बल्कि चारित्रिक और नैतिक दृष्टि से भी मजबूत होना चाहिए ताकि हम हर प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकें। आज आप यदि देखिए पश्चिमी विश्व, जिन्होंने भौतिक रूप से बहुत प्रगति किया, लेकिन आज वहां पर मनुष्य समाज के रूप में वो सुखी नहीं है। देश के रूप में वो भले वैभवशाली हो, लेकिन एक इंडिविजुअल के रूप में वो सुखी नहीं है। मानसिक पीड़ा है, बीमार हैं, तमाम प्रकार के क्लेश से पीड़ित हैं। और इसीलिए जब समाज जो है चारित्रिक और नैतिक दृष्टि से मजबूत होगा तो वह राष्ट्र परम वैभव की तरफ जाने के, सस्टेन्ड परम वैभव की तरफ जाने की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके अलावा मित्रों, उन्होंने जो एक अगले विषय पर अपनी चर्चा की वो है वैश्विक परिदृश्य और चुनौतियां। और भागवत जी ने वैश्विक संदर्भ में महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा की। उन्होंने इजराइल हमास का जो युद्ध है, वैश्विक संघर्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मानव समाज भले ही वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से बहुत उन्नत हो गया हो, लेकिन स्वार्थ और अहंकार के कारण दुनिया में कई संघर्ष की समस्याएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने इसीलिए भारत को यह जागरूक किया, चेताया कि भारत की प्रगति से कुछ विदेशी ताकतें खुश नहीं हैं और वह तरह तरह से भारत को षड्यंत्र करके रोकने का विफल प्रयास कर रही हैं। यह वैश्विक स्थिति हमें यह सतर्क करती है कि हमें केवल भौतिक प्रगति पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ नैतिक चारित्रिक बलों के साथ साथ हमें विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति को प्रौद्योगिकी, विज्ञान, आर्थिक रूप से साथ साथ अपनी सांस्कृतिक चेतना के साथ भी मजबूती से खड़े होना चाहिए। और इस विषय पर उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही गूढ़ता से बल दिया। इसके अलावा उन्होंने जो अगली बिंदु शामिल किया अपने भाषण में वो था सामाजिक एकता और कट्टरता का मुकाबला हमें करना होगा। और इसके लिए उन्होंने अपने भाषण में बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने बताया कि हिंदू समुदाय में जो ये हिंदू समुदाय के खिलाफ बांग्लादेश में जो इतने दुर्धर्ष अत्याचार हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि कट्टरपंथ की जो प्रवृत्ति है, चाहे वो किसी भी समाज में हो,
वह सदैव समाज को कमजोर करती है। और आप इस चीज को देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध आतंकवाद का प्रश्रय दिया, आज पाकिस्तान स्वयं उसके गिरफ्त में आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति आप देख लीजिए। इसके अलावा आप जो है वहां पर अन्य जो अलगाववादी तंत्र विकसित हो गए, तो कहीं ना कहीं वह उन्हें अपने ही समाज में कमजोर कर रहे हैं। और भारत में सामाजिक एकता और सौहार्द को बनाए रखना बहुत जरूरी है, उन्होंने बताया, क्योंकि विभाजन और कट्टरता देश की प्रगति की सबसे बड़ी बाधा है। और उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को संगठित रहना चाहिए, देश के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए रहना चाहिए। और केवल हिंदू समाज के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी है, और उन सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी हमें विचार करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने संघ के राष्ट्र निर्माण में जो योगदान है उस पर भी अब कुछ बातें उन्होंने अपने भाषण में रखी हैं। और संघ प्रमुख ने संघ कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि संघ ने पिछले 99 वर्षों में समाज को संगठित करने और उसे नैतिक रूप से सशक्त बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ का उद्देश्य समाज को एकजुट करना, समाज में नैतिक और चारित्रिक बल को विकसित करना है। और उन्होंने कहा कि संघ का कार्य केवल संगठन का विस्तार नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति में चारित्रिक गुणों का विकास करना है, ताकि वह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। और भागवत जी ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में भारत के सामने जितनी चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए समाज को जागरूक और संगठित होना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक असमानता, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता जैसी जो सामाजिक समस्याएं हैं वो हमारे समाज को बहुत ही कमजोर कर रही हैं। यदि समाज को इन चुनौतियों से निपटना है और सफल होना है, तो भारत को न केवल आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अपितु चारित्रिक दृष्टि से भी विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। यानी भारत को पूरे विश्व का कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनना है। हमें अपनी सांस्कृतिक जो वैभव है उसको भी पूरे विश्व के सामने उतनी ही मजबूती से रखना है जिस तरह से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। युवा में देश के प्रति जो गर्व की भावना बढ़ी है, उस विषय पर भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपना ध्यान रखा और अपना वक्तव्य दिया। और मोहन भागवत जी ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के युवा देश के प्रति गर्व की भावना महसूस कर रहे हैं। और वास्तव में मैं मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल को एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह मानता हूं कि देश के युवाओं के अंदर यह भाव जगा है कि वास्तव में हम जिस देश में रहते हैं उस पर हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए और करनी चाहिए। यह वर्तमान की एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है और यह एक बड़ा ही सकारात्मक संदेश है किसी भी ऐसे राष्ट्र के लिए जो विकसित होने की दहलीज पर खड़ा है। युवा पीढ़ी में साहस, निष्ठा और सेवा के गुणों का विकास करना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा, ताकि वे राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। और उन्होंने युवाओं से अपील किया कि केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में न सोचिए, देश के विकास में आप कैसे योगदान कर सकते हैं इसके बारे में भी सोचिए। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे की भी चर्चा की, सामाजिक समरसता की, जिसकी हालिया समय में हमने देखा कि सामाजिक समरसता को भंग करने के लिए बहुत सारे जो है विदेशी और राजनैतिक षड्यंत्र देश में किए जा रहे हैं। और भागवत जी ने अपने भाषण में सामाजिक समरसता और सद्भावना की चर्चा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने स्वस्थ समाज की पहली शर्त माना सामाजिक समरसता को, और उनके अनुसार संगठन और एकता केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रमों से नहीं आएगी, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर काम करने से आएगी। यह विचार दर्शाता है कि एकता और सहयोग की भावना केवल समारोहों और आयोजनों में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयासों से ही विकसित होगी। और उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के बीच मित्रता होनी चाहिए। जब हम विभिन्न पंथ, भाषा, रीति नीति, रिवाजों के बावजूद एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखेंगे, तभी समाज में वास्तविक समरसता आएगी। और इसके लिए भागवत जी ने सुझाव दिया कि विभिन्न धार्मिक उत्सवों को हम सभी को मिलकर मनाना चाहिए,
ऐसा नहीं कि वाल्मीकि जयंती कोई एक वर्ग विशेष मनाएगा, रविदास जयंती कोई एक वर्ग विशेष मनाएगा, अपितु वाल्मीकि जयंती और रविदास जयंती के पर्वों को पूरे हिंदू समाज को संगठित होकर मनाना चाहिए। यह किसी एक जाति विशेष का कार्य नहीं है कि किसी महापुरुष की जयंती मनाए, और इस विषय में हम सभी को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। लोगों के बीच में लंबे समय से एक भ्रम था कि जो ये जातिगत नेतृत्व है, समूह है, इनका जो कार्य है उसको किस रूप में देखना चाहिए। और आज मुझे लगता है कि भागवत जी ने अपने भाषण में ये विषय को जोड़कर बहुत लोगों के समस्याओं का या शंकाओं का समाधान किया। भागवत जी ने जातिगत नेतृत्व की महत्वपूर्णता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जाति वर्ग के सभी मुखिया जो अपनी जातियों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको कम से कम ब्लॉक स्तर पर एकत्र होकर अपने समाज की समस्याओं को मिलकर चिंता करनी चाहिए और उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, और समाज में सद्भावना बनाए रखने में इससे अत्यंत मदद मिलेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने उदाहरण दिया कि वो एक जगह पर गए थे, ऐसे ही एक कार्यक्रम का हिस्सा बने। वहां पर कई समाज के लोग थे और वहां पर जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को उचित शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय नहीं है, और इस पर उसी कार्यक्रम में राजपूत समाज ने उनको ये बताया कि उनके जो विद्यालय हैं उसमें वह अपने वाल्मीकि समाज के बंधुओं के लिए उस विद्यालय के 20% सीटों पर उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ करेंगे। और इस प्रकार से देखिए कि एक सामाजिक समस्या जो वाल्मीकि समाज के साथ थी, उसको राजपूत समाज के लोगों के द्वारा कितनी आसानी से सुलझा दिया गया। और यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि जिस विभिन्न जातियां मिलकर जैसे एक दूसरे के लिए समाज में सहयोग करें और एकता का माहौल बनाएं, तो इससे समाज में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन संभव है। इसके अलावा भागवत जी ने पर्यावरणीय चिंताओं पर सार्थक प्रयास की बात की, और उन्होंने कहा कि वैश्विक समस्याओं, विशेषकर पर्यावरण की जो चिंता है, वह संपूर्ण सृष्टि और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक नई दृष्टि की जरूरत हमें है वर्तमान समय में। और उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि जल संकट, वायु प्रदूषण, वन्य जीवों का अस्तित्व जो संकट में आ रहा है, इसके लिए हम सभी को पर्यावरण के प्रति अति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और इस संदर्भ में जैविक कृषि और स्थानीय वृक्षों के महत्व को उन्होंने बताया। उन्होंने आग्रह किया कि हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और जल संरक्षण की दिशा में कार्य करना चाहिए। इसके अलावा संस्कार और शिक्षा से चरित्र निर्माण पर उन्होंने बहुत बल दिया, और उन्होंने यह कहा कि शिक्षा केवल विद्यालय इंस्टीट्यूशन का कार्य नहीं है, बल्कि यह घर से प्रारंभ होती है। और इस प्रकार से उन्होंने माता पिताओं को अकाउंटेबल बनाकर घर का वातावरण सुनिश्चित करने को कहा, जिससे कि बच्चों के संस्कार निर्माण की भूमिका अहम हो सके। उन्होंने सुझाव दिया कि नई जो शिक्षा नीति है उसमें सांस्कृतिक मूल्यों का प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए और इस दिशा में सरकारों को कार्य करना चाहिए। और उन्होंने शिक्षकों की जिम्मेदारी का उल्लेख किया है। उन्होंने वो मानते हैं कि विद्यार्थियों के लिए जो आदर्श बने और सही मार्गदर्शन करें, तो शिक्षकों को आदर्श बनने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज में जो प्रमुख लोग होते हैं उन्हें अपने आचरण से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए, और इस तरह से हम एक सशक्त चरित्रवान समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसके अलावा मित्रों, भागवत जी ने भारतीय संविधान की चर्चा की, और उन्होंने कहा कि हमें एक नागरिक के रूप में संपूर्ण भारत के लोगों को संविधान परिभाषित एक अनुशासन की आवश्यकता है और उसको पालन करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि यह अनुशासन संविधान से परिभाषित हो। संविधान की प्रस्तावना जो दी गई है उसकी याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों को यह याद रखना चाहिए संविधान की प्रस्तावना कि हम भारत के लोग अपने को इस संविधान को अर्पण करते हैं जो हमारे देश के संचालन का आधार है। सभी नागरिकों को संविधान के 4 महत्वपूर्ण प्रकरणों को, जिसमें कि प्रस्तावना, मार्गदर्शक तत्व, मूलभूत कर्तव्य और मूलभूत अधिकार की जानकारी होनी चाहिए। और इस पर उन्होंने कहा कि हमें इसके सामाजिक जन जागरूकता करानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि एक साथ मिलकर चलने की कला
विकसित करनी होगी जिसमें पारस्परिक व्यवहार, सद्भावना, भद्रता और समाज के प्रति आत्मीयता शामिल होनी चाहिए। कानून और संविधान का निर्दोष पालन व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास का आधार है, ऐसा भागवत जी मानते हैं। और देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और विकास के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और इनकी त्रुटि रहित होना और संपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात किया कि मन, वचन और कर्म का विवेक हर नागरिक के लिए आवश्यक है। ये थोड़ा दार्शनिक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है समझने के लिए और हम सभी को इसको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मन, वचन और कर्म का विवेक राष्ट्रीय चरित्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी जब हम राष्ट्रीय चरित्र की बात करते हैं तो हमें अपने मनसा, वाचा और कर्मणा जो विवेक है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है जहां विभिन्न स्थितियों में लोग रहते हैं और इसीलिए कोई भी एक बात या एक कानून सभी के लिए स्वीकार्य हो जाए यह संभव नहीं है। और ऐसे में इस विविधता को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं है। संवेदनशीलता आवश्यक है लेकिन उसे संयम के साथ व्यक्त करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई असहमति है तो आप उसे संयमित रूप से व्यक्त करिए। किसी एक वर्ग को पूरे समूह के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। और संभवतः मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारत के अंदर किसान आंदोलन के समय सभी किसानों के तमाम कुछ नाजायज बातें भी थी, अराजक लोग उसमें शामिल हो गए थे, लेकिन कुछ जायज बातें भी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा विमर्श होगा कि ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। तो मुझे लगता है कि भागवत जी ने इसी विषय को और ऐसे कई विषयों को इशारा किया कि हमें संवेदनशील होना चाहिए और एक वर्ग को पूरे समूह के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। और वो कहते हैं कि सहिष्णुता और सद्भावना हमारी परंपरा का हिस्सा है, असहिष्णुता मानवता के खिलाफ है। ये चीज उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहा है और हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी महापुरुष, ग्रंथ, संत का अपमान ना हो, चाहे वो किसी भी जाति, मत, पंथ, मजहब का हो, और हमें कोई भी ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। और अगर कोई हमारा भी विरोध करे तो हमें उसका विरोध संयमित रूप से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैर से वैर की शांति नहीं होती। हमें सभी के प्रति सद्भाव और सद्भावना का पालन करना चाहिए क्योंकि समाज की एकात्मता और सदाचार सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मित्रों, इसी के साथ उन्होंने बल के साथ शील की उपासना की बात की और उन्होंने कहा कि यह परम सत्य है कि किसी भी राष्ट्र के लिए मनुष्यों के सुखी अस्तित्व और सहजीवन का एकमात्र उपाय शक्ति है। यानी उन्होंने शक्ति की आवश्यकता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है और कहा कि दुर्बल धर्म का वहन नहीं कर सकते, इसीलिए सशक्त समाज की आवश्यकता है जो आत्मनिर्भर भी हो, सशक्त भी हो, समृद्ध भी हो। और जब भारत की शक्ति कमजोर थी तब हमारे प्रति हर जगह अपमान, अन्याय का सिलसिला पूरे विश्व में जारी था। आज जब हमारी शक्ति बढ़ रही है तब हमारे नागरिकों की प्रतिष्ठा और ऊंचाई पूरी दुनिया में स्थापित हो रही है। पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा कर रही है, हमारी बातों को गौर से सुन रही है। यह एक अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन है जो दर्शाता है कि जब राष्ट्र मजबूत होगा तब उसकी आवाज भी विश्व के सभी स्तरों पर सुनी जाएगी। और शक्ति की साधना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। इस दृष्टि से संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करता है जहां शक्ति को शील और नैतिकता के साथ जोड़कर देखा जाता है। वो ये बात को कहते हैं और उनका मानना है कि वास्तविक शक्ति केवल तभी प्रासंगिक है जब वो सकारात्मक दिशा में कार्य करती है। आप रावण का प्रसंग देख लीजिए, रावण की शक्ति सकारात्मक दिशा में कार्य नहीं कर सकती थी, इसीलिए इतना बलवान होते हुए भी वह राम के समक्ष पराजित हुआ। क्यों? क्योंकि उसके जो कार्य थे वह धार्मिक, धर्म की दृष्टि से, नैतिकता, मूल्य, सत्य की दृष्टि से गलत थे। और आज का जो पर्व है वो शक्ति साधना का प्रतीक है जिसमें देवी शक्ति का जागरण किया जाता है, जिससे विश्व में सद्भावना और शांति का आधार स्थापित हो। और इसी के साथ उन्होंने अपनी बातों को कंक्लूजन की तरफ ले जाते हुए कहते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर हमें परिवर्तन की आवश्यकता होनी चाहिए, बल देना चाहिए और कोई भी परिवर्तन व्यक्तिगत स्तर से प्रारंभ होता है। और उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे घरों में छोटे छोटे बदलाव करें, पेड़ लगाइए, जल संरक्षण करिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करिए, बच्चों को संस्कारवान बनाइए, शक्ति यानी समग्र रूप से समर्थ बनिए,
बड़े बड़े बदलावों के लिए छोटे छोटे कदम आवश्यक है। और साथ ही उन्होंने कई ऐसे भी विषय जो मीडिया के माध्यम से, OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आ रहे हैं, उस पर भी उन्होंने चैतन्य होने की बात कही। और उन्होंने कहा कि समाज के प्रमुख व्यक्तियों का ध्यान रखना चाहिए जिसके द्वारा हम समाज में संदेश भद्रता का और संस्कार का बनाए रखें। और इसी के साथ भागवत जी का जो भाषण है वो मूलतः कंक्लूड होता है। और कंक्लूजन टोटल उनके भाषण का यही रहा कि हमें जो है चारित्रिक बल, सामाजिक एकता, राष्ट्र निर्माण के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। और उनका स्पष्ट संदेश रहा कि सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक रूप से मजबूत होने पर ही हमारी प्रगति स्थायी हो पाएगी। हमें अपने समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर से प्रेरणा लेते हुए एकजुट होना होगा और भौतिक और आर्थिक विकास के साथ साथ नैतिकता, निष्ठा, चारित्रिक बल पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। भागवत जी ने सामाजिक समरसता, जातिगत नेतृत्व और पर्यावरणीय चिंताओं पर जोर देते हुए बताया कि एक मजबूत नागरिक चरित्र ही एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेगा। भारत की महानता उसकी विविधता में निहित है। मित्रता और सहयोग का भाव रखते हुए हम एक सफल राष्ट्र बनने की ओर बढ़ सकते हैं। यह भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है और हमें व्यक्तिगत प्रगति के साथ साथ समाज और राष्ट्र की प्रगति भी सोचनी चाहिए, उसमें अपना योगदान देना चाहिए। एकता में शक्ति है और सभी जाति, पंथ, वर्ग मिलकर सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सके। भागवत जी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि समाज को एक नए आयाम की ओर ले जाना हमारे कर्तव्यों में शामिल होना चाहिए, ताकि हम एक ऐसे भारत का सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकें जो मानवता के लिए एक उदाहरण बन सके। और मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा है आपको यह वीडियो प्रेरक लगा होगा, सहयोगी, मददगार साबित होगा। और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड के साथ। सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।